हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा गुप्ता है और मेरा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी पीसीएस परीक्षा 2018 में खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ है। और मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ और बताना चाहूँगी। मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ था और जिसे पूर्व में इलाहाबाद के रूप में जाना जाता था, और यहीं पे मेरी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया, जिसके अंतर्गत मैंने बीएससी किया बायो साइंस से। उसके बाद मैंने एमएससी किया जूलॉजी विषय में। बीएससी के दौरान मुझे लगता था कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए, पर तैयारी का इस कॉलेज की पढ़ाई के कारण मुझे इतना मौका नहीं मिल पाया कि मैं इसकी तैयारी करती, तो ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई। एक बात और यहाँ बताने लायक है कि मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप एक ऑफ़र हुई थी। इंटरमीडिएट में काफ़ी अच्छे मार्क्स होने के कारण डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 80,000 पर ईयर की, जिसके अंतर्गत ये था कि हमें बीएससी और एमएससी लगातार करते जाना था और परसेंटेज मेंटेन करने थे उसमें प्रॉपर 60%। तो इस कारण मुझे और लगा कि मैं कैसे सिविल सेवा की तैयारी करूँगी, पर आर्थिक समस्याओं के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। उसके बाद मैंने प्रथम प्रयास में मेरा जो एमएससी था वो 2017 में पूरा हुआ और प्रथम प्रयास में ही मेरा चयन 2018 में हुआ है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मैंने किसी भी कोचिंग की सहायता अध्ययन के लिए नहीं ली है। अध्ययन के लिए नहीं लिया, मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, अध्ययन के लिए मैंने किसी कोचिंग की सहायता यहाँ पर नहीं ली है। तो यहाँ पर इससे संबंधित स्ट्रैटेजी मैं आप सबसे साझा करना चाहती हूँ, जिसमें कि प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, सारे के बारे में हम लोग यहाँ पर एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ज़रूरी होता है, जैसा कि अभी नज़दीक आ रहा है, हमारा जो प्रीलिम्स है वो नज़दीक भी आ रहा है, तो हमें जानना चाहिए अच्छे से, अभी टाइम भी है हमारे पास पर्याप्त इसको जानने का। सबसे पहले हमें अपना बेसिक तैयार करना होगा। बेसिक किताबें क्या है आप अच्छे से जानते हैं, हर जगह ईजिली अवेलेबल है बुक लिस्ट, सारे टॉपर्स इसको हमेशा बताते रहते हैं। उस बुक लिस्ट को आप फॉलो करें। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी जो मेरी व्यक्तिगत है, सारे टॉपर्स ये बात नहीं बताते। बोला जाता है 6 to 12 एनसीईआरटी, मैंने ऐसा नहीं किया था। मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बस 11 और 12 की पढ़ो, 11-12 की पढ़िए। अगर वो आपको टफ लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा छोटे पे जाइए, 9th एंड 10th की पढ़िए। मैंने ऐसा ही किया था। मैंने तो 9th 10th तक भी मैं कभी नहीं गई, पर हाँ 9th 10th तक जाया जा सकता है। पर मैंने सुना है जो बच्चे 6 to 12 की पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी में ही फंस जाते हैं। कितनी सारी किताबें हैं, अब किताबें ही पढ़ते रहोगे क्या? तो पहली बात ये हो गई कि 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पर जाइए। उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज यहाँ पर सबसे मेन रोल प्ले करती है। सबसे मेन मतलब सबसे मेन क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब वहाँ पर हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने रिजल्ट में पॉजिटिव लाएं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जब पेपर देते हैं तो कितना करते हैं, तो कितना सही होता है, तो मार्क्स कितने आते हैं, इन सबको समझने के लिए। और हमारा इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ वाला एरिया क्या है, हमारी वीकनेस वाला एरिया क्या है, ये सब हमें टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है। तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, संभव कोचिंग है हमारे प्रयागराज में ही स्थापित है ये। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट लिखे थे, मतलब टेस्ट ज्वाइन किए थे, और यहाँ पे टेस्ट होने के बाद उसका जो सॉल्यूशन होता था बहुत अच्छे से समझाया जाता था सर द्वारा, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ऐसे ही मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप भी टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं मेंस की ओर। मेंस में सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ऐसा बोला जाता है, बिल्कुल सत्य है, वास्ट है। GS 1, 2, 3, 4 इसका भी अगेन प्रॉपर बुक लिस्ट होता है। कुछ तो बुक लिस्ट होती है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके लिए कुछ लोग कुछ किताब बताते हैं। अगेन इसमें हर एक टॉपिक पे तमाम किताबें बताई जाती हैं, पर मैंने यहाँ पर मेंस के लिए कोई बुक लिस्ट फॉलो स्पेशल नहीं की थी। इसके लिए मैंने क्या किया था, विजन आईएएस के नोट्स। विजन आईएएस के नोट्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। मैंने ये बात मिस हो गई है कि मैं हिंदी मीडियम से संबंधित हूँ, इंग्लिश मीडियम से नहीं। और तो इसके लिए क्या किया था कि विजन आईएएस के नोट्स मैंने फॉलो किए, और उसका मैंने फर्स्ट रीडिंग के बाद, इसको भी आप नोट करें, फर्स्ट रीडिंग के बाद नोट्स बनाइए। एक बार आप नोट्स रीड कर रहे हो, साथ में अगर नोट्स बनाओगे ना तो उसका फोटोकॉपी बन जाएगा, बहुत लेंदी बन जाएगा, बहुत शॉर्ट, हमें कंसाइज नोट्स बनाने होते हैं। इन सबको करने के बाद अगेन यहाँ पर आपको टेस्ट लिखने हैं। टेस्ट हमेशा की रोल प्ले करता है।
तो जब आप यहाँ पे जस्ट लिखोगे तो क्या कैसे लिखना है, 20 क्वेश्चन हर पेपर में है जिसे आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है, तो आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। पहले टाइम सेट करके प्रॉपर कायदे से बैठ के 3 घंटे के अंदर आप टेस्ट खत्म कीजिए। दूसरी बात होती है आंसर लिखने का, कि आप 3 घंटे में ख़त्म कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, पर क्या उस आंसर में वैल्यू है? वो आंसर इतने अच्छे हैं कि जितने बच्चे मेन से बैठ रहे हैं, एस्पायरेंट जितने बैठ रहे हैं, उसकी तुलना में आपको इतना हायर ले जाएंगे कि आपकी इंटरव्यू कॉल लगेगी। और क्या इंटरव्यू कॉल लगेगी भी तो आपको क्या सिलेक्शन मिलेगा? अगेन सिलेक्शन मिलेगा भी तो क्या आपको अच्छा पद मिलेगा? तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए देखा जाए तो हम लोग फिर सोचने पड़ते हैं कि अपना आंसर कैसे अच्छा किया जाए। तो उसके लिए बात की जाती है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो मतलब अपने क्वेश्चन का परिचय। तो उसके अंतर्गत हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बॉडी की रिपोर्ट्स होता है, डेटा, इंडेक्सेस, सर्वे, कुछ भी ऐसा, SDG गोल्स, ये सारा आप पाएंगे कि सारे टॉपर्स वीडियो में इसकी चर्चा होती ही होती है। तो बस मैंने भी टॉपर्स वीडियो के द्वारा इन सबको एक्सेस किया था, और इसे अच्छे से आप याद कर लें, एक जगह इकट्ठा करके आप इसको नोट डाउन कर लें, और मेंस के एक दिन पहले या रात में आप केवल इसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं और इन चीज़ों को समझें कि कैसे क्या कहाँ पे यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस में मेंशन है कि महिलाओं से संबंधित विषय, तो महिलाओं से संबंधित विषय पे अगर क्वेश्चन आए तो आप NCRB का डाटा कोट कर सकते हैं कि NCRB के डाटा के अनुसार कितने % महिलाओं के साथ किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रकार से वे फॉरवर्ड में मान लीजिए कि पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो SDG गोल में हमारा जो हमने मान रखा है कि हम 2035 तक में कितना हम करेंगे, कितना हो चुका है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। कई बार वर्ल्ड लेवल पर UNSC वगैरह जैसे संस्थाएं हैं वो हमें रिकॉग्नाइज करती हैं कि हमने जैसे आपदा के मामले में कहा जाता है कि भारत ने बहुत बड़ा अच्छा योगदान किया कोई आपदा में, वैश्विक स्तर पर भी हम करते हैं। तो उस तरह की डाटा को वे फॉरवर्ड में लिखते हैं। तो वे फॉरवर्ड वास्तव में वो होता है हमारा बॉडी का, हमारे आंसर का एंडिंग होती है। अगर ना भी पूछा जाए, यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर वो नहीं भी पूछ रहा है कि इससे बचने को क्या किया जाना चाहिए, आपके क्या सुझाव हैं, तब भी आप बताइए। उससे क्या झलकेगा? उससे झलकेगा आपका प्रशासनिक क्षमता, आपकी प्रशासनिक क्षमता, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं। आपको अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करना है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन में आप ग्राफ का और चार्ट, डाटा, फ्लो चार्ट, इन चीज़ों का प्रयोग करें। एंड आई विल सजेस्ट कि हर क्वेश्चन में नहीं करें, कुछ क्वेश्चंस में करें। जैसे कि 20 क्वेश्चन में 5-6 में करें, मैंने इतना ही किया था। पूरे पे लगता है कि चेक करने वाले को लग सकता है कि आप केवल इसलिए कर रहे हो, मतलब इसके बल पे ही सारे नंबर ले जाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा मेंस में इतना ही है। और जो हिंदी है, हिंदी के लिए मेरी तैयारी थी कि जो व्याख्या वाले पोर्शन थे उस पर मैंने थोड़ा अपने परिनिष्ठित शब्दों का प्रयोग किया था, थोड़ा ढंग के, थोड़ा मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल विषय होने के कारण मेरी थोड़ा उस पर पकड़ अच्छी थी, तो मैंने उस पर भी अच्छा स्कोर किया है। 102 नंबर प्राप्त किए हैं। 105 नंबर मेरे निबंध में है। निबंध में भी मैंने हिंदी साहित्य का प्रयोग किया, और उसमें भी लिटरेचर से जो भी कोट हो सकते थे उनका यूज़ किया। उसमें भी डेटा, फैक्ट्स और फ्लो का हमेशा ध्यान रखें, फ्लो बना रहना चाहिए। और जैसे कि ऐसे को जब आप स्टार्ट करें तो उसमें ही एक पैरा में कहीं डाल दें कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक स्थिति में उसमें डाल दें कि हम इसमें जानेंगे कि क्या, कैसे, कब, क्यों ऐसे ऐसे स्थिति बनती गई। कोई भी टॉपिक का हो, आप ऐसे उसको वेरियस डायमेंशन में खोलने की कोशिश करें, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें एस्से में भी, जब एस्से आपका ख़त्म हो रहा हो तो वहाँ पर भी आपको अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है, सकारात्मकता बनाए रखनी है कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा। तो इस तरीके से रहा। तो GS का मैंने बता दिया, हिंदी और निबंध का मैंने बता दिया। तो इस तरीके से है। इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में कई सारी बातें होती हैं, बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन जो स्टार्ट होता है वो हमारे ड्रेसिंग सेंस का, कि व्हाट टू वेयर। तो जो पुरुष होते हैं उनके लिए नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है कि वो लाइट कलर की शर्ट, नॉर्मली लोग मोस्टली वाइट पहनते हैं, और ब्लैक पैंट, और शूज, प्रॉपर शूज
विद टाई। टाई वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें वहाँ पे बिल्कुल फॉर्मल होके जाना चाहिए। तो ये हो गया। और महिलाओं के लिए क्या होता है कि साड़ी ज़्यादा कैजुअल, ज़्यादा फॉर्मल वाली आती है, तो वो सजेस्ट किया था कि साड़ी पहन के जाएं। तब भी कुछ लोग वहाँ पर सलवार सूट प्रेफर करती हैं, आप वो भी कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं जैसा आपका कंफर्ट है आप उसके अकॉर्डिंग पहन के जाएं। तो आई वॉज कम्फर्टेबल इन साड़ी, तो मैं साड़ी पहन के ही गई थी। मैंने दोनों इंटरव्यू साड़ी के साथ दिए हैं। 2019 का भी मैंने इंटरव्यू दिया था केवल SDM की पोस्ट के लिए, पर वहाँ पर मेरा चयन नहीं हो पाया, केवल SDM मैंने फिलअप किया था। तो इन सब के बाद तो बातें यहीं तक हैं फ़िलहाल। और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कुछ बातें और तो मिस हो रही हैं। ड्रेसिंग सेंस के अलावा तैयारी क्या करनी होती है, हमें अपना करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना होता है। पिछले 4-6 महीनों का हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए टॉपिक वाइज, और वहाँ पर कभी भी भावुक नहीं होना चाहिए कि भावना में बह के आंसर किया। पहले वाले इंटरव्यू में मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एक क्वेश्चन था मेरे सामने जिसमें बोला गया कि पति पत्नी हैं, दंपति दोनों PCS हैं, उन दोनों की एक एक्सीडेंट में एक साथ डेथ हो जाती है, तो उनकी प्रॉपर्टी, सर ने खुद बताया कि दोनों की प्रॉपर्टी एक्चुअली जो हस्बैंड है उसके फैमिली को जाएगी। तो मैंने कहा जी सर। तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि महिला की संपत्ति उसके परिवार को जाए? तो मैंने तुरंत महिला होने के नाते भावना में आके आंसर कर दिया कि जी सर बिल्कुल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर मैंने बाद में अपने सीनियर से डिस्कस किया कि वाज इट राइट और नॉट। तो मुझे पता चला कि ठीक है, बात तो आपकी सही है, पर इसको कहने का तरीका जो है कि एकदम से डिसीजन लेने का जो ये था, ये गलत है। आप चेयर पे बैठोगे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले हो, ऐसे में बिल्कुल ऐसे डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। तो वहाँ पे क्या करना था, वहाँ पे थोड़ा बाकी फैक्टर्स को देख के कि सर आप उनकी फैमिली में देखेंगे कि क्या स्थिति है और किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम चीज़ों का आप कंसीडर के करेंगे। उसके बाद और ठहराव के साथ वहाँ पे आंसर करेंगे और वहाँ पर पर्याप्त शिष्टाचार आपको प्रदर्शित करने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और वहाँ पे एग्जिट होते समय भी थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू सर एंड मैम। एंट्री मांगने की अलग शिष्टाचार है, अभिवादन करने संबंधित। तो वो सब आप बाद में समझ जाएंगे जब आप उस स्टेज पे पहुँचेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि बिल्कुल पहुँचेंगे। तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिज़ायर थी कि मैं इन चीज़ों को आपके साथ साझा करूं, और मुझे लगता है कि ये आपके अध्ययन में बहुत ज़्यादा योगदान करेंगी और आप इसके द्वारा बहुत जल्दी बहुत अच्छा सा रिजल्ट लेके आएंगी। और जो हमारा प्रयागराज हो या आप हिंदी मीडियम से हो या आप कैसी भी आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। इसी शुभेच्छा के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।